नए लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई और सबसे न्यू वीडियो जो है या लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स और इसकी बेसिस के ऊपर। कोशिश की जाएगी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जा सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा जी। शुरू करते हैं हम ये वीडियो जी। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जेनेटिक्स किन चीज़ों के साथ डील करेगी या उसका वास्ता इस कोर्स के अंदर हमें वास्ता किन किन चीज़ों से पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जिससे हमारा वास्ता पड़ेगा दैट इज़ डीएनए। सेल यूज़ अ केमिकल कोड कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। अब ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं, जो कि सेल करते हैं यूज़, उसको कहते हैं डीएनए। अब ये डीएनए इतनी इंपॉर्टेंट का वैल्यू की है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो इतनी वैल्यू या इतनी वर्थ क्यों रखता है? बिकॉज डीएनए कैरीज ऑल ऑफ द सेल्स इंस्ट्रक्शन। ये सारी की सारी सेल्स की इंस्ट्रक्शन जो है ये अपने पास रखता है कि सेल ने क्या क्या कुछ बनाना है या ये सेल जो है डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। डीएनए इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। डीएनए यूजुअली जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो है ये धागे की सूरत में मौजूद होता है। जबकि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है तो या प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। सेल डिवीजन के दौरान इट रैप्स अराउंड प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब डीएनए जो है ये यूजुअली या आम हालात में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन की सूरत में या धागों की सूरत में मौजूद होता है, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्योंकि इसने इंश्योर करना होता है इक्वल डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द ऑफस्प्रिंग या और डॉटर सेल्स, तो उस वक़्त क्या होता है डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप करके सुपरफोल्ड करके क्रोमोसोम्स बना देता है। डीएनए इज़ पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट स्टेजेस होती रहेंगी वैसे वैसे क्या होगा, मतलब कि ज़ाइगोट फॉर्मेशन के दौरान पेरेंट्स जो हैं उनके डीएनए क्या होंगे और ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जी। डीएनए इज़ डिस्कवरी। डीएनए के मॉडल की डिस्कवरी जो डीएनए के मॉडल की या उसके स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के लिए एक दो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले डिस्कवर किया। द वर्क ऑफ रोजलिंड फ्रैंकलिन लीड टू वाटसन क्रिक डिस्कवरी। अब वाटसन क्रिक डिस्कवरी जो है उसके पीछे रोजलिंड फ्रैंकलिन की का एक्सपेरिमेंट या रोजलिंड फ्रैंकलिन की ऑब्जर्वेशन या उसकी प्रोपोजिशंस जो हैं वो शामिल थी। फ्रैंकलिन ने कहा कि डीएनए इज़ मेड अप ऑफ 2 स्पाइरल्स। अब फ्रैंकलिन के तजर्बे के मुताबिक डीएनए जो है वो 2 स्पाइरल्स पे या 2 स्प्रिंग्स पे मुश्तमिल है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए इज़ कॉल्ड अ डबल हेलिक्स बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। डीएनए को डबल हेलिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे घूमती हुई सीढ़ी हो। द साइड्स ऑफ लैडर आर मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर्स। जो लैडर की साइड्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं, वो बनी हुई हैं डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की। स्टेप्स ऑफ द लैडर आर मेड अप ऑफ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो स्टेप्स हैं इस लैडर के वो किसके बने हुए हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस के बने हुए हैं। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की गई है। इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखेंगे कि जो साइड्स हैं वो बनी हुई हैं फॉस्फोरस की और डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट की और डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल शुगर की, जबकि दरमियान में आपको लैडर्स जो हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस की नज़र आ रही हैं। अब जो फर्स्ट कलर है जी ये थायमिन नाइट्रोजनस बेस है, दूसरा एडेनिन है, तीसरी गुआनिन है ब्लू कलर की पिंक कलर की, और लास्ट जो है वो आपके पास साइटोसिन है। अब इनकी पेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो है ये एडेनिन है हमेशा ये थायमिन के साथ पेयर करेगी और गुआनिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगी।
इस चीज़ का एविडेंस हमें मिला है इनकी अमाउंट से। जब इनकी अमाउंट मेजर की गई तो हमें डीएनए के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना एडेनिन मिला उतना ही थाइमिन मौजूद होता है, जितना गुआनिन मिला उतना ही साइटोसिन मौजूद होता है। इसी तरीके इनके जो आपस में पेयरिंग पैटर्न्स हैं ये भी स्पेसिफिक हैं। पेयरिंग पैटर्न्स जो हैं वो इनकी अमाउंट पर डिपेंड करते हैं कि इनकी अमाउंट जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि पॉसिबिलिटी ये पॉसिबली ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े होते हैं। जी नेक्स्ट है जी हमारे पास जीन। एवरी लिविंग थिंग कैरीज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर उसके पास कुछ ख़ास किस्म की उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है या ऐसे उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि उसे बाकियों से डिफरेंट करती हैं या बाकियों से यूनिक करती हैं। अ क्रोमोसोम इज़ स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। अब क्रोमोसोम जो है ये तो एक स्ट्रक्चर होगा जो न्यूक्लियस के सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए, और हर क्रोमोसोम जो है वो डीएनए पर मुश्तमिल होता है। अ जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल अ ट्रेट। अब डीएनए जो है ये जीन एक छोटा सा हिस्सा, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी खास खसूसियत को कंट्रोल करे, जीन कहलाता है। यू हैव डिफरेंट जीन्स फॉर ईच ऑफ द डिफरेंट ट्रेड्स दैट यू इनहेरिट। अब हर किसी में पाए जाने वाली जो विरासती खसूसियात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में जीन्स हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट फॉर सेक्स क्रोमोसोम। हर सेल जो है उसके अंदर 46 के करीब क्रोमोसोम्स होते हैं सिवाय सेक्स सेल्स के। सेक्स सेल्स जो हैं उनके अंदर इनकी तादाद हाफ़ होती है, यानी कि उनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हर सेल के अंदर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जितने लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं या बॉडी सेल्स कहलाते हैं। तो ये जो सोमैटिक सेल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं, हर सोमैटिक सेल 46 क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। हर सेल जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर मायोसिस की वजह से, मायोसिस के नतीजे में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं ये रिड्यूस टू हाफ़ हो जाते हैं। और इसके अगर सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है तो सेक्स सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 का हाफ़ यानी कि 23 होगी। देयरफॉर यू रिसीव हाफ ऑफ योर क्रोमोसोम्स फ्रॉम योर मदर। इसलिए हर इंसान जो है वो हाफ़ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम अपनी मदर से लेता है, एंड हाफ फ्रॉम हर योर फादर, और हाफ जो है वो अपने फादर से, फॉर अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम। मियोसिस का फ़ायदा यही है कि ये जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर जो है उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखती है। मियोसिस के नतीजे में जो भी सेक्स सेल्स पैदा होंगे या स्पर्म्स या एग्स प्रोड्यूस होंगे, जो इन सेक्स सेल्स क्रोमोसोम्स अपना स्पर्म्स या एग से मिलकर न्यू इंडिविजुअल बनेंगे, तो उनके अंदर जो अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ये उसी तादाद के बराबर होगा जितनी तादाद इनके पेरेंट्स में मौजूद है। ये बात भी याद रखने वाली है कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ये जीन्स जो हैं ये हमारे क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती हैं। जी, ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो इसके मतलब हम लोगों ने देखी हैं। अब हम लोग चलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंडेलियन जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं जी। इसकी हिस्ट्री से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये आदमी क्या था और इसने क्या साइंटिफिक जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए किए। और ऑस्ट्रियन मॉक है जी, बॉर्न इन व्हाट इज़ नाउ चेक रिपब्लिक इन 1822। 1822 में चेक रिपब्लिक के अंदर ये पैदा हुआ जी। सन ऑफ पीजेंट फार्मर, जो है ये मटर के काश्तकार का बेटा, फार्मर का बेटा। स्टडीड थियोलॉजी, इसने मज़हब की तालीम हासिल की। एंड वाज ऑर्डेंड प्राइस्ट ऑर्डर सेंट ऑगस्टीन। ये सेंट ऑगस्टीन के अंदर जो है ये प्राइस्ट के या अपने पास्टर या पादरी के प्राइस सर अंजाम देने लगा। डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस, साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाला था ये, पार्टिकुलरली हेरिडिटरी विरासत के अंदर। वर्कड विद प्योर लाइन्स ऑफ पीस फॉर 8 years।
इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी वो यही है कि इसने पीस जो हैं या मटर है उसकी प्योर लाइंस के साथ या प्योर ब्रीड्स के साथ 8 साल तक काम किया, इसीलिए इसको फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। सेंट थॉमस मोनेस्ट्री इन बर्नो, मोराविया, मेंडल रिसीव द सपोर्ट ऑफ एबर्ट नैप। एबर्ट नैप इसका गुरु था, इसका उस्ताद था, जिसने इसको जेनेटिक्स के बारे में या कैलकुलेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया। फ्रॉम 1851 टू 1855 5 स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वयाना वेयर ही स्टडीड बॉटनी एंड लर्न द साइंटिफिक मेथड। अब एक थियोलॉजिस्ट या पादरी के लिए साइंटिफिक मेथड जानना ज़रूरी था, ताकि कल को आने वाले जिसके जितनी स्टडीज़ हैं उनको एक्सेप्ट किया जा सके। अगर वो साइंटिफिक मेथड को ना जानता होता तो पॉसिबिलिटी उसके वर्क की इतनी ज़्यादा वर्थ ना होती। बट डिड नॉट रिसीव अ फॉर्मल डिग्री, लेकिन फॉर्मल डिग्री वो हासिल नहीं कर सका कुछ मजबूरियों की वजह से। हेरिडिटी अपीयर्ड रैंडम एंड अनप्रडिक्टेबल। ये हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स है या हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी है कि बिफोर मेंडल से पहले जितनी भी स्टडी की जाती थी वो उसमें हेरिडिटी को अनप्रेडिक्टेड, यानी कि इसको पॉसिबिलिटीज़ पे या अजम्पशंस पे डिक्लेयर किया जाता था, और अनप्रेडिक्टेबल, और इसको जो है कोई भी हम लोग इसका गैस या इसका कोई भी इम्कान जाहिर नहीं कर सकते। प्रायर टू मेंडल हेरिडिटी वाज रिगार्डेड एज ब्लेंडिंग। मेंडल से पहले हेरिडिटी जो है इसको ब्लेंडिंग के तौर पे जाना जाता था, या मिक्सअप ब्लेंडिंग प्रोसेस या मिक्सअप प्रोसेस के तौर पे जाना जाता था। एंड द ऑफस्प्रिंग वर एसेंशियली अ डाइल्यूशन ऑफ द डिफरेंट पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो एक डाइल्यूशन होती है, वो एक मिक्सचर होता है, वो एक इम्तजाज होता है पेरेंटल खुसूसियात का। एक लिहाज से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक भी है। ब्लेंडिंग प्रोसेस है बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका मिक्सअप होने के बाद नई कैरेक्टरिस्टिक्स या जो औलाद के अंदर प्रोड्यूस होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एक ब्लेंड होती हैं या वो एक इम्तजाज होती हैं पुरानी खुसूसियात का। लेकिन ये कोई साइंसी तरीक़ाकार नहीं है, या इसको साइंस से इसकी वजाहत नहीं की जा सकी अब तक। सिर्फ इसको जैसे पहले बताया गया है कि हेरिडिटी को जो है ये रैंडम और अनप्रेडिक्टेड कंसीडर किया जाता था। अनप्रेडिक्टेड और रैंडम चीज़ को हम लोग साइंटिफिकली जो है उसको प्रूव भी नहीं कर सकेंगे प्रॉपर्ली। ब्लेंडिंग प्रोसेस ही बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे अगर हम लोग कुछ चीज़ें जो हैं वो मिला लें, जैसे गरम मसाला हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में मिलाकर उनको फिर ब्लेंडेड ड्राई मिल के अंदर जो है उसको पीस लेते हैं, और उसको पीसने के बाद जो हमारे पास नतीजा हासिल होता है उसमें किसी भी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ सिर्फ ज़ाहिर नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक ब्लेंड होता है, एक मिक्सचर होता है या डाइल्यूशन होती है, जिसके अंदर सारी की सारी खसूसियात को अलग-अलग डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक ब्लेंड उनका हासिल हो जाता है। मैनी ट्रेड्स सीम टू ब्लेंड। ये हिस्ट्री बता रहे हैं जी मेंडल से पहले क्या जेनेटिक्स की या हेरिडिटी की वर्थ थी, या लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। मैनी ट्रेड्स सीम टू ब्लेंड इन द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो ब्लेंड हो जाती हैं, सजेस्टिंग अ लिक्विड फैक्टर कंट्रोल हेरिडिटी। अब ये ब्लेंडिंग प्रोसेस या लिक्विड फैक्टर जो है ये इस चीज़ की एक निशानी है कि शायद जो हेरिडिटी मटेरियल है ये लिक्विड मटेरियल है जो डाइल्यूट हो जाता है। फीमेल के एग के अंदर जो मौजूद डाइल्यूटेड मटेरियल है उसके जो है हेरिडिटी मटेरियल है उसके अंदर मेल का हेरिडिटी मटेरियल ऐड होगा, तो उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, उसकी डाइल्यूशन में इजाफा हो जाए। जैसे हम लोग डाइल्यूशन देखते हैं जी, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लें आप, कंसनट्रेटेड जो है वो कोई ख़ास मोलैलिटी का आप लोग जो है वो सोल्यूशन ले लें, अब उसके अंदर आप पानी मिलाते जाएंगे तो उसकी डाइल्यूशन में इजाफा हो जाएगा, उसकी कंसनट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल ये कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट था, कोई क्लियर इसके बारे में बात वाज़ेह नहीं की जा सकी। येट सम ट्रेड्स सच एज रेड हेयर डिड नॉट ब्लेंड एनीवे, लेकिन कुछ ऐसी खसूसियात भी थी जो कि ब्लेंड नहीं होती थी या जो कि मिक्सअप नहीं होती थी, वो अपनी ट्रेड जो है वो अपना वजूद वैसे ही बरकरार रखती थी जी। एबर्ट नैप की इंकरेजमेंट के बाद या उसके हौसला अफजाई से मेंडल स्टडीड हेरिडिटी इन पीस। मेंडल ने शुरू किया हेरिडिटरी यानी कि विरासत पढ़ना पीस के अंदर, केयरफुली चूजिंग ट्रेड्स दैट डिड नॉट अपीयर टू ब्लेंड। उसने वो खसूसियात सेलेक्ट की जो कि ब्लेंड नहीं होती या जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके गायब नहीं हो जाती। ऐसी जनरेशन्स ढूंढी जिनके मिक्सचर्स नहीं बनते, जिनमें दरमियानी कोई हालत नहीं होती। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ढूंढे
ऐसे ट्रेड्स ढूंढे जिनके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो एक तरह के होंगे, एक तरह के होंगे, अगर वैसे नहीं तो फिर दूसरी तरह के होंगे, उसके अंदर कोई तीसरा कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं था। जैसे अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो प्लांट हाइट में दो तरह की हाइट्स उसने स्टडी की हैं जी। या तो प्लांट टॉल हाइटेड होंगे, दो मीटर्स के करीब या 2 फुट के करीब होंगे, या प्लांट जो है वो शॉर्ट हाइटेड होंगे, जैसे वो हाफ मीटर के करीब या हाफ फुट के करीब उनकी लेंथ होगी। दैट डिड नॉट अपीयर टू ब्लैंक। कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 1856 टू 1865। ये जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 से 9 साल बनेंगे। मैंडल क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन ही, ये क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन इसका क्या था, ये इसने खुद क्या इसके अंदर शामिल किया था। पहली चीज़ तो उसकी गाइडेंस थी या इंकरेजमेंट थी जो एबर्ट नैप ने की, जबकि इसकी खुद की कंट्रीब्यूशन के अंदर ही फॉलोड सिंगल ट्रेड्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट एंड फॉलो एवरी ट्रेड्स इन क्रिएट इन प्लांट्स। उसने पी प्लांट्स में सारी ट्रेड्स का इकट्ठा मुताला करने के बजाय एक खसूसियत ले ली और उसको जनरेशन टू जनरेशन, एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल होने के लिए उसकी मैपिंग कर ली। अब इसने क्या किया, इसने एक जैसे खसूसियत ये है, हमने अभी प्लांट साइज़ की बात की या प्लांट हाइट की बात की है, तो इसने प्लांट हाइट को हर लेवल पर देखा। इसने 6 जनरेशन के बाद, 12 जनरेशन के बाद, 16 जनरेशन के बाद, 32 जनरेशन के बाद बी टॉल हाइटेड प्लांट्स या जो हाइट ऑफ प्लांट है इस ट्रेड को मुताला किया। एज बजाय इसके कि वो सारी ट्रेड्स को एक साथ लेके चलता, उसने इजीली क्या किया, सिर्फ एक ट्रेड ली और उसका जनरेशन टू जनरेशन में जो है वो स्टडी कर लिया। मैंडल प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग टू द एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रिसर्च इन बर्नो इन 1865। इसने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स जो हैं उनको एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रिसर्च में पेश किया। बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी वर्थ को या उसके काम को पहचाना, जबकि यूजुअली बाकी लोगों ने जो है वो इसको इग्नोर कर दिया। देखें जी, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, जब उनकी डिस्कवरीज़ आई हैं तो उनकी डिस्कवरीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उसके पीछे कार फरमा होती है एक सोच, एक ये कम्प्लेक्स होता है या एक क्लासिकल आइडिया होता है। उस क्लासिकल आइडिया के ख़िलाफ़ जाना या कोई ऐसी बात को एक्सेप्ट करना इतना इजीली नहीं होता। यूजुअली ऐसा होता है, बहुत सारे जो इससे प्रायर टू मैंडल जो आइडियाज़ थे या साइंटिस्ट जो हैं मॉडर्न डे साइंस से पहले के जो आइडियाज़ थे वो उनमें ज़्यादातर जो है वो थियोलॉजी रिलेटेड या चर्च रिलेटेड आइडियाज़ होते हैं। तो अब चर्च रिलेटेड आइडियाज़ के अगेंस्ट जाना जो है ये इतना इजी नहीं होता। सपोज़ करें अगर हम बात करें ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमने वाली, अब अकॉर्डिंग टू थियोलॉजी बहुत सारे मज़हब इस चीज़ को या बहुत सारे मजहबी लोग जो हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि जो सूरज चाँद सितारे हैं ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं जबकि ज़मीन साकिन है। जबकि जिन साइंटिस्ट ने भी ये डिस्कवर करने की कोशिश की कि जो ज़मीन है ये रिवॉल्व करती है अराउंड सन, तो उनको जो सोशल प्रेशर है या मजहबी लोगों का प्रेशर है या मजहबी इंतहा पसंदी का निशाना उनको बनाया गया था। यही कंडीशन मैंडल के केस में है कि मैंडल के वर्क को इसलिए वर्थ नहीं दी गई क्योंकि जो होली चर्च है उसके मुताबिक जो हेरिडिटी प्रोसेस है ये ब्लेंडिंग प्रोसेस है और ये इसकी ख़ास साइंटिफिक रीज़न या इसको अनप्रडिक्टेबल ही कंसीडर किया जाए। इन 1868 मैंडल बिकेम एबट ऑफ हिज मोनेस्ट्री। अब अपनी मोनेस्ट्री के अंदर वो जो है वो सबसे बड़ा पादरी बन चुका था। हिज रिलीजियस वर्क लेफ्ट लिटिल टाइम फॉर रिसर्च। अब उसका रिलीजियस वर्क जो है वो उसके लिए, उसकी साइंस के लिए या उसकी रिसर्च के लिए बहुत कम टाइम छोड़ता था। विच ही सेट असाइड, जिसको उसने एक साइड पे रख दिया, पसे पुश डाल दिया। दो ही वॉज ऑलवेज कन्विंस्ड ही हैड मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस, लेकिन वो इस बात को फिर भी कंसिडर करता था कि उसकी जो साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन हैं वो वर्थी हैं। In 1866 he published experiments in plant hybridization। अब उसने एक बुक जो है वो पब्लिश की है 1866 में, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर भी वो हाइब्रिडाइजेशन नाम जो है ये हाइब्रिडाइजेशन टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है, और ये बात हम सब जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये केमिस्ट्री में ब्लेंडिंग को कहते हैं, मिक्सअप को कहते हैं। ही ट्राई टू रिपीट हीज़ वर्क इन अनदर प्लांट्स। अब उसने अपना वर्क जो है यही अपनी जो साइंटिफिक है प्रोसेस है इसको दूसरे प्लांट्स में भी करने की कोशिश की अप्लाई,
बट ही डिडंट वर्क बिकॉज द प्लांट रिप्रोड्यूसेस ये सेक्सुअली। अब दूसरे प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो उस किस्म की चीज़ों की वजह से फिर क्या है, उसको अपने नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो सकते जी। मेंडल डाइड इन 1884। 1884 में मेंडल जो है वो उसकी डेथ हो गई है। हिज वर्क वाज लार्जली इग्नोर्ड फॉर 34 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। अब 34 ईयर्स तक जो है वो क्या हुआ, इसके वर्क को जो है वो इग्नोर किया जाता रहा until 1900 when थ्री इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट, ये डिवराइस है, कार्ल कॉरेंस है और वाल्टर सटन ने लुकिंग रीडिस्कवर्ड हिज फाइंडिंग फॉर क्लूज इनटू द पजल ऑफ हेरिटेज। अब हेरिडिटी की क्लूज जो है या उसकी पजल सॉल्व करने के लिए जो क्लूज हैं वो इसके वर्क को रीडिस्कवर करने में हेल्प आउट हो। दो क्रिटिसाइज्ड इन सम डिटेल्स। अब कुछ डिटेल्स जो हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बट द मेन आइडिया या मेन स्केलेटन जो है वो वैसे का वैसा स्टैंड है। जो उसने आइडियाज़ पेश किए हैं वो आइडियाज़ आज भी क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद है। क्लासिकल जेनेटिक्स को मेंडल के बगैर स्टडी करना ही पॉसिबल नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चेक रिपब्लिक के अंदर। अ पार्टिकुलर इनहेरिटेंस। मेंडल स्टेटेड दैट फिजिकल ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एज इनहेरिटेड पार्टिकल्स। जो फिज़िकल स्टेट हैं या फिज़िकल ट्रेट्स हैं जो कि पाई जाती हैं जिस्म के अंदर, उनको कैसे किया जाता है इनहेरिट, वो पार्टिकल्स की सूरत में या फैक्टर्स की सूरत में इनहेरिटेड होती हैं। मेंडल डिड नॉट नो व्हाट द पार्टिकल्स वर एक्चुअली क्रोमोसोम एंड डीएनए। लेकिन मेंडल तक ये टर्म्स क्रोमोसोम और डीएनए यूज़ नहीं की जाती थी यूजुअली। इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स में अब कुछ बातें फिर दोबारा वही हैं, उनको रिपीट किया जाएगा और कुछ बातें नहीं हैं, उन सबको यहाँ पर देखा जाएगा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशंस पर डिपेंड करती है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मटेरियल इनहेरिटेंस एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये इसकी जो बेसिक हैं, ये बेसिक डिवीजन्स हैं या बेसिक इसके सेक्शंस हैं वो ये हैं जी। हेरिडिटी मटेरियल का, डीएनए का मुतालिया, विरासत का मुतालिया और विरासत के कानून, ये तीन इसकी मेन डिवीजन्स हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड जिस अरेंजमेंट से जुड़े होंगे उस किस्म की जीन्स उसके अंदर मौजूद होंगी और उस किस्म की खसूसियात को वो कंट्रोल करेगा। एक सेंट्रल डॉगमा चीज़ है जी, उसको ज़रा थोड़ा सा सुन लें। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, उसको चलो इसको साथ ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना प्रोसेस जो है ये रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल हम जानते हैं, ये अनजिप होता है, बिल्कुल जैसे जिपर अनजिप किया जाता है और उसके एक स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, आके न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, दो अलग-अलग जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब डीएनए से आरएनए का बनना या मैसेंजर आरएनए का बनना जो है ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या कोडिंग कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे होता है कि डीएनए के ऊपर मौजूद जो जीन्स का सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को ओपन किया जाता है तो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ आकर अटैच होते रहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज़ होते हैं। ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री और सेलुलर जो आपकी सेल बायोलॉजी है उसके अंदर ये बड़े डिटेल से प्रोसेस पढ़ लिया होगा, जिसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स के अटैचमेंट है या रेप्लिकेशन है, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन का डिटेल से स्टडी किया जाता है। मैसेंजर आरएनए जो है ये ट्रांसक्राइब फॉर्म है, ये डीएनए से थोड़ा सा हल्का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होता है और ये मॉलिक्यूल जो है ये न्यूक्लियस से बाहर ऊज आउट हो जाता है। जबकि डीएनए हैवियर मॉलिक्यूल है और मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रोसेसेस को कंट्रोल करे। तो ये कैसे कंट्रोल करता है, ये मैसेंजर आरएनए बना देता है। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के अंदर या वैसे भी साइटोस्केलेटन को दी जाने वाली इंफॉर्मेशन जो है उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है या उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल स्टिमुलेट करता है या रिड्यूस करता है। मैसेंजर आरएनए जो है इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म में या कोडेड फॉर्म में होती है। ये वाली इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं या डिकोडिंग कहते हैं। इस डिकोडिंग प्रोसेस में
जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर मौजूद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के मुताबिक अमीनो एसिड आके अटैच कर लिए जाते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे हम ट्रांसफ़र आरएनए हमें चाहिए होता है, इसके अंदर मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है और राइबोसोम्स चाहिए होते हैं जो कि ट्रांसलेशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसलेशन के नतीजे में बनने वाली प्रोटीन जो है वो सेल का रिस्पॉन्स जो है वो ज़ाहिर करती है कि किसी भी सिचुएशन में मसलन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया है तो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन प्रोडक्शन होगी वो जाहिर करेगी कि बॉडी इसके ख़िलाफ़ कैसे रिस्पॉन्स करेगी। कोई एमरजेंट सिचुएशन हो गया तो उसके नतीजे में पैदा होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो भी इसमें प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है, या अगर आप लोगों ने जो है वो खुराक देखी है या खुराक खा ली है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स भी 99.9% प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये सेल का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट किसी स्टिमुलस। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को देख लें आप लोग, ताकि अगली जगहों पर जब ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हों तो आपको ये ऑकवर्ड फील ना हो। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है जी ट्रेट। ट्रेट को उर्दू में खसूसियत कहते हैं जी। एनी करेक्टरिस्टिक दैट कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, कोई भी ऐसी खसूसियत जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाए, ये कहलाती है ट्रेट, कहलाती है हेरिडिटी। अब ऐसा अमल जिसके ज़रिए खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मूव कर जाए, ये वाला अमल हेरिडिटी या विरासत कहलाता है। जीन की डेफिनेशन है जी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी अ सेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग अ सिंगल प्रोटीन। सिंगल प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड है या जो इन्फॉर्मेशन है वो जीन कहलाती है। जीनोम पूरे सेट ऑफ जीन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज़म के अंदर कितनी टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, ये कितने सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, तो इसको जो है वो जीनोम कहते हैं। अलील्स, two genes that occupy the same position on homologous chromosome and that cover the same trait। अब एक ही पोजीशन या सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है वो जीन पाई जाती है, इनको अलील्स कहते हैं। सेम पोजीशन पर होमोलोगस क्रोमोसोम दो अलील्स पाई जाती हैं, दो जीन्स होती हैं, उनको अलील्स कहते हैं, जो कि ख़ास किस्म की खसूसियत को कंट्रोल करते हैं, सच एज फ्लेवर। लोकस, a fixed location on a strand of DNA where a gene or one of its allele is located। अब ऐसी जगह क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ पर एक जीन या एक अलील जो है वो लगी होती है उसको लोकस कहते हैं, जिसकी जमा लोकाई है या लोसाई। होमोजाइगस, ऐसे आइडेंटिकल जीन्स फॉर हैविंग आइडेंटिकल जीन्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। कोई ऐसी खसूसियत जिसके लिए दो जीन्स हासिल किए जाते हैं, एक जीन जो है वो फादर से हासिल किया जाएगा, एक जीन जो है वो मदर से हासिल किया जाएगा, लेकिन दोनों के अंदर खसूसियत ये होनी चाहिए कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। मसलन अगर कैपिटल ए है कोई खसूसियत, कैपिटल ए अगर वो पेरेंट से मदर से ले रहा है तो उसको फादर से भी कैपिटल ए लेना चाहिए, ये कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। अगर स्मॉल ए ले रहा है तो फिर मदर से भी उसको स्मॉल ए लेना चाहिए ताकि वो स्मॉल ए होमोजाइगस कंडीशन को फॉलो करे। हेटरोजाइगस कंडीशन है जी, दो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो अगर एक ख़ास खसूसियत के लिए मौजूद हों, जैसे अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर पेरेंटल साइड में से फादर की तरफ से कैपिटल ए आए और मदर की तरफ से स्मॉल ए आए, तो इसके नतीजे में जो इंडिविजुअल होगा उसके पास जीन्स मुख्तलिफ तरह की होंगी, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों पाई जाएंगी। ऐसी सिचुएशन को हेटरोजाइगस कहते हैं और ये जीन टू जीन्स वेरी कर सकती है। एक जीन के लिए एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हेटरोजाइगस हो सकता है और बाकी के लिए वो होमोजाइगस भी हो सकता है। डोमिनेंट, द अलील ऑफ ए जीन दैट मास्क और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एन अल्टरनेट जीन द ट्रेट अपीयर्स इन द हेटरोजाइगस कंडीशन। अब दो डिफरेंट जो है वो अलील्स का या दो डिफरेंट जीन्स का हम लोग क्रॉस करवाते हैं। सपोज करें जैसे टॉल हाइटेड प्लांट्स हैं और शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं, इनका जब भी हम क्रॉस करवाएंगे तो इनके नतीजे में जो पहली जनरेशन हासिल होगी, ये टॉल हाइटेड और शॉर्ट हाइटेड जो है इनको पेरेंटल सेल्स कहेंगे या पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, पेरेंटल जनरेशन कहेंगे, क्योंकि इनके पास जो है वो ये पेरेंट्स हैं, इनसे पहले इस क्रॉस को स्टडी नहीं किया गया।
तो इनके क्रॉस के नतीजे में जो पहली जनरेशन हमारे पास हासिल होगी उसको हम फर्स्ट जनरेशन या फीलियल फर्स्ट जनरेशन कहेंगे। फीलियल फर्स्ट जनरेशन कहेंगे जो हम दो ट्रू ब्रीड्स को अगर आपस में क्रॉस करवाएं तो जो उस क्रॉस के नतीजे में हमारे पास पहली ब्रीड हासिल होगी या पहला वैरायटी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हासिल होंगे, वो सारे हमारे F1 कहलाएंगे। डोमिनेंट अलील वो अलील होती है जो कि F1 के अंदर अपना इजहार कर सके। हम जानते हैं हमने कंट्रास्टिंग ट्रेट ली, दो ट्रेट्स ली हैं जिनमें से एक जो है वो हम ये बात जानते हैं कि ये इनमें ब्लेंडिंग प्रोसेस नहीं होगा, आइदर एक खसूसियत अपना इजहार करेगी या दूसरी खसूसियत अपना इजहार करेगी। तो इन दोनों में से जो खसूसियत अपना इजहार कर ले वो खसूसियत F1 जनरेशन के अंदर अपना इजहार कर ले वो खसूसियत डोमिनेंट खसूसियत कहलाती है, जबकि वो खसूसियत जो कि अपना इजहार ना कर सके या जिसका इजहार सप्रेस कर दिया जाए ऐसी खसूसियत रिसेसिव खसूसियत है। ऐसी ट्रेट जो कि पेरेंटल सेल्स में तो मौजूद है या पेरेंटल इंडिविजुअल्स में पेरेंटल जनरेशन में ज़रूर मौजूद है, लेकिन F1 जनरेशन के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जनरली ऐसी ट्रेट को हम लोग रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के अंदर किस किस्म के जीन्स पाए जाते हैं, ये सारे का सारा प्रोसेस जीनोटाइप कहलाता है। उस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जीनोटाइप जो है वो किस किस्म की फिनोटाइप या किस किस्म का फिजिकल अपीयरेंस जाहिर कर रही है वो उसकी फिनोटाइप कहलाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम सिर्फ एक ही खसूसियत का मुताला करें, एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेट या मुतज़ाद खसूसियत का मुताला करें, जैसे हमने टॉल हाइटेड और शॉर्ट हाइटेड की बात की है, तो ये एक खसूसियत है। अगर हम ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ही खसूसियत की बात करें तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर हम दो खसूसियत का इकट्ठा मुताला कर लें तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की मिसाल जैसे अगर हम लोग सीड कोट यानी कि जो मटर के प्लांट का सीड है वो देखें राउंड है या रिंकल्ड है, और उसका सीड का कलर देखें वो येलो है या वो ग्रीन है। अगर इन दो खसूसियत का हम इकट्ठा मुताला करेंगे तो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अगर हम किसी भी एक खसूसियत का मुताला करें तो ऐसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि पेरेंटल जनरेशन है जी। किसी भी क्रॉस के अंदर जो पहले इंडिविजुअल्स होते हैं या पहले इंडिविजुअल जिनसे क्रॉस हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉस स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स पेरेंटल जनरेशन कहलाते हैं। F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाती है। ये पेरेंटल जो है वो जनरेशन उसकी फर्स्ट ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। F2 जनरेशन, अगर हम F1 जो हमारे इंडिविजुअल हैं F1 जनरेशन है उसका क्रॉस F1 के साथ करवा दें तो हमारे पास जो जनरेशन हासिल होगी ये F2 जनरेशन कहलाएगी। F1 जनरेशन का अगर हम F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवा दें तो हमारे पास जो इंडिविजुअल हासिल होंगे वो हमारी F2 जनरेशन कहलाएगी। क्रोमोसोम और जीन्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसके नतीजे में नए कॉम्बिनेशंस या नई वेरिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ये यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। पहले क्रोमोसोम के ऊपर आपको एक जीन नज़र आ रही है, ये इसी तरह की जीन जो है वो आपको साथ वाले होमोलोगस क्रोमोसोम पे मिली। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम जो साइज़ और ऑलमोस्ट क्वांटिटी के हवाले से दूसरे क्रोमोसोम के बराबर हो और साइड बाय साइड अरेंज हो, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप ही फ्लावर्स के अंदर जो है वो स्टडी करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को वो एक डिस्टिंक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा तसल्ली से इन क्रॉसेस को देख लीजिएगा। ये क्रॉस आप लोगों को समझ आ गए तो अगले क्रॉस आप लोगों के लिए समझना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। जीनोटाइप ऑफ अलील जो है अगर हम फ्लावर कलर की बात करें तो फ्लावर कलर जो है ये इस प्लांट के अंदर दो तरह का, ये ख़ास किस्म का प्लांट है, इसके अंदर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। या तो वो फ्लावर रेड कलर के होंगे या वो फ्लावर येलो कलर के होंगे। अब जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर येलो कलर ज़ाहिर नहीं होगा। फीलियल फर्स्ट जनरेशन के अंदर सिर्फ रेड कलर के फ्लावर्स हासिल होंगे। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डोमिनेंट खसूसियत जो है वो रेड फ्लावर्स हैं, येलो फ्लावर्स जो है ये रिसेसिव खसूसियत है। तो हम जो इसके लिए जीन्स स्पेसिफाई करेंगे वो जीन्स जो हैं वो भी डोमिनेंट के फर्स्ट वर्ड से करेंगे।
अब डोमिनेंट में रेड जो है ये आर से शुरू होता है, तो फिर हम आर इसकी जीन लेंगे और आर के हवाले से ही इसको स्टडी करेंगे जी। रेड फ्लावर के लिए हम लोगों ने कैपिटल आर रख लिया क्योंकि ये डोमिनेंट खसूसियत थी, और येलो फ्लावर के लिए हम लोगों ने स्मॉल आर रख लिया क्योंकि ये रिसेसिव खसूसियत है। ऑल जीन्स अकर इन पेयर, हम ये बात जानते हैं कि वो पेयर पर मुश्तमिल है। सो टू अलील्स इफेक्ट अ करेक्टरिस्टिक, तो जो करेक्टरिस्टिक है इसको दो जो पेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दो अलील्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, या एक पेयर ऑफ अलील्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, जैसे कैपिटल आर यहाँ पर रेड दिखाया गया है, या वो हेट्रोजाइगस हो सकता है, जैसे यहाँ पर मिडल में कैपिटल आर और स्मॉल आर दिखाया गया है, ये भी रेड कलर का होगा, या फिर वो स्मॉल आर होगा और उसका कलर जो है वो येलो होगा, ये होमोजाइगस रिसेसिव जी। जेनेटिक क्रॉसेस जो हैं वो यहाँ पर दो तरह के बताए गए हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ही खसूसियत का मुतालिया किया जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जबकि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर दो खसूसियात को एक साथ मुतालिया किया जाए, ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब पाइसम सैटिवम या पी प्लांट ही मेंडल ने क्यों यूज़ किया, ये इसकी खसूसियात में पहली खसूसियत ये है कि इसको स्मॉल एरिया में काश्त किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े एरियाज़ नहीं चाहिए। स्मॉल इसका गेस्टेशन इसका जो है वो जनरेशन पीरियड स्मॉल है, लॉट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, इसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के अंदर अच्छी बलियाँ, रिमार्केबल कंट्रास्टिंग या मुतज़ाद खसूसियात हैं। प्योर प्लांट्स जो हैं वो पैदा करते हैं अगर इनको सेल्फ पोलिनेशन का चांस दिया जाए। इनको आर्टिफिशियली क्रॉस पोलिनेट भी करवाया जा सकता है। यहाँ पर 7 खसूसियात हैं जी जिनको मेंडल की ट्रेड्स कहते हैं, या पी प्लांट्स या पाइसम सैटिवम्स कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहते हैं। पहली खसूसियत यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास सीड स्ट्रक्चर की है जी, या सीड शेप की है जी। जैसे सीड शेप जो है या तो वो ग्रीन कलर की होगी, या तो वो राउंड होंगे, या वो रिंकल शेप्ड होंगे। जो सीड शेप है या वो राउंड शेप्ड होंगे, या वो रिंकल शेप होंगे, झुरीदार होंगे। दूसरी खसूसियत जो है वो है सीड कलर, या तो सीड जो है येलो कलर का होगा, या सीड ग्रीन कलर का होगा। अगर फ्लावर की बात करें हम, तो पी का जो फ्लावर कलर है, ये फ्लावर दो कलर्स के होते हैं, या वो पर्पल कलर के होंगे, या वो वाइट कलर के होंगे। अगर हम पॉड शेप की बात करें, जिसके अंदर फली की शेप की बात करें, तो फली या तो रिंकल्ड होगी, या वो राउंड होगी, या वो रिंकल्ड होगी। और अगर उसकी बात करें कलर की, पॉड कलर की बात करें, तो जो भी प्लांट के पॉड कलर में दो कॉम्बिनेशन हैं, या वो ग्रीन कलर के होंगे, या वो येलो कलर के होंगे। प्लेसमेंट ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो इस हवाले से भी पी प्लांट के अंदर दो खसूसियात पाई जाती हैं। या तो इसके जो फ्लावर्स हैं ये बिल्कुल टिप पे लगे होंगे, एक्सियल पोजीशन पे लगे होंगे, या तो टिप पे लगे होंगे जिनको टर्मिनल फ्लावर्स कहते हैं, या वो जहाँ पर पत्ता निकल रहा है उसके साथ लगे होंगे, इसको एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर का। लास्ट खसूसियत जो 7वीं खसूसियत उसने देखी है जी, वो है जी हाइट ऑफ प्लांट। इसमें भी दो खसूसियात पाई जाती हैं, या तो प्लांट्स टॉल हाइटेड होंगे, या वो शॉर्ट हाइटेड होंगे। ये 7 खसूसियात जो हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कहलाती हैं। यहाँ पर इनकी डोमिनेंस के हवाले से भी बताया जा रहा है कि अगर हम सीड शेप की बात करें तो राउंड शेप जो सीड हैं ये डोमिनेंट हैं, जबकि रिंकल शेप सीड जो हैं ये रिसेसिव हैं। सीड कलर की बात करें तो येलो कलर के सीड जो हैं ये डोमिनेंट हैं, जबकि ग्रीन कलर के सीड जो हैं ये रिसेसिव हैं। अगर हम पॉड शेप की बात करें तो राउंड शेप जो हैं ये हमारे पास डोमिनेंट हैं, जबकि रिंकल शेप जो है ये रिसेसिव हैं। ग्रीन कलर की पॉड जो है ये डोमिनेंट है, येलो कलर की पॉड जो है ये रिसेसिव है। पर्पल फ्लावर जो है ये डोमिनेंट हैं, वाइट फ्लावर्स रिसेसिव हैं। स्टेम के ऊपर जो फ्लावर पोजीशन है ये डोमिनेंट है, जबकि टर्मिनल के ऊपर या टिप के ऊपर जो मौजूद है टर्मिनल जिसको कहते हैं, ये हमारे पास रिसेसिव है। स्टेम
लेंथ की बात करें तो जो टॉल हाइटेड प्लांट्स हैं ये हमारे पास डोमिनेंट हैं, जबकि शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास रिसेसिव हैं जी। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जी। जब उसने स्मूथ और रिंकल का F1 क्रॉस F1 करवाया तो उसके पास जो है वो ये रेशियोज हासिल हुई हैं। ये रेशियोज जो हैं वो तकरीबन सब का अगर हम एवरेज करें तो एवरेज जो है वो 3:1 की फिनोटाइपिक रेशियो हमें हासिल हो जाती है। थोड़ा बहुत एरर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा वो डेविएट भी इस वैल्यू से कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हैं या बाइसनेस कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है स्टैट के अंदर, बड़ी डिटेल से ये बात आ जाती है या रिसर्च मेथड के अंदर। अब मेंडल की अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करें तो मेंडल वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिक मेथड में जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस को या क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स को यूज़ किया। अब मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन हिज रिजल्ट्स क्वांटिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिवली अपने रिजल्ट्स को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट था। मेंडल प्रेडिक्टेड द कंसेप्ट ऑफ जीन्स। उसने जीन्स का कंसेप्ट दिया, उनको इनहेरिटेड फैक्टर्स कहा। दैट जीन्स अकर इन पेयर्स, ये भी उसने कहा कि जीन्स जो है वो पेयर्स की सूरत में पाई जाती हैं। एक जीन जो है ईच वन जीन ऑफ ईच पेयर इज़ प्रेजेंट इन गैमेट्स, और गैमेट्स के अंदर जो है वो आम जो सेल्स हैं, ये सोमैटिक सेल्स हैं, उससे हाफ जो है वो जीन्स पाई जाती हैं। या अगर 2 जीन्स पूरे इंडिविजुअल में पाई जाती हैं तो जो उसका दूसरा जीन है उसके अंदर, दूसरा इंडिविजुअल जो उसके गैमेट्स है उसके अंदर हाफ अमाउंट पाई जाएगी जी। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थोड़ा सा रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में उसकी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। पोलन कंटेन स्पर्म्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर स्पर्म जो हैं वो स्पर्म न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, ये स्टेमन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जी। ओवरी कंटेन्स एग्स। अब ओवरीज जो हैं उनके अंदर एग मौजूद होते हैं, ये फ्लावर के अंदरूनी साइड पर मौजूद होते हैं। पोलन कैरी स्पर्म टू द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ये पोलन्स को लेके जाते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन द सेम फ्लावर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन अकर बिटवीन फ्लावर्स। अब जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो उसी फ्लावर के अंदर हो सकती है, क्योंकि हर फ्लावर के अंदर जो है वो स्टेमन और कार्पेल मौजूद होते हैं, जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर होती है डिफरेंट फ्लावर्स। मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या था जी? हैंड पोलिनेटेड फ्लावर्स यूजिंग अ पेंट ब्रश। उसने हैंड पोलिनेट किए, यानी कि क्रॉस पोलिनेट करवाए प्लांट्स, फ्लावर्स जो हैं उनको क्रॉस पोलिनेट करवाया। स्निप द स्टेमन्स टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब उसने जो है वो पोलन को पहले ही रिमूव कर लिया ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। कवर्ड ईच फ्लावर विद अ क्लॉथ बैग के ज़रिए फ्लावर को कवर कर लिया ताकि उसके ऊपर कहीं और से फैक्टर्स या कहीं और से पोलन जो हैं वो ना आ सकें। ही ट्रेस ट्रेड्स थ्रू द सेवरल जनरेशन। तो उसने जो जनरेशन हैं उनका ट्रेड्स हैं उनका जनरेशन टू जनरेशन मुतालिया किया। मेंडल ने शुरू कैसे किया? मेंडल प्रोड्यूस प्योर स्टेन्स बाय अलाउइंग द प्लांट्स टू सेल्फ पोलिनेट फॉर सेवरल जनरेशन। देखें जी, सीधी सी बात है कि एक प्लांट को अगर हम बार बार क्रॉस करवाने दें या बार बार सेल्फ पोलिनेशन करवाने दें तो उसके नतीजे में क्या होगा? वो जो डोमिनेंट खसूसियात हैं उसकी प्योर ब्रीड्स हमें हासिल होती जाएंगी, और हेट्रोजाइगस और जो होमोजाइगस है वो इस ब्रीड में से रिमूव हो जाएंगे जी। ये एक साइकिल छोटा सा दिखाया गया सेल्फ पोलिनेशन का, जिसमें मेल एंथर और जो फीमेल ओवरी है उसके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन होती है, और इसके नतीजे में जर्मिनेशन से सीड्स बन जाते हैं। सीड्स को जो है वो दोबारा सो कर दिया जाता है तो नए प्लांट्स हासिल हो जाते हैं। फिर उनको सेल्फ पोलिनेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन होने के नतीजे में जो उनसे प्रोड्यूस होने वाले सीड्स हैं उनको दोबारा लगा दिया जाता है। ये जो है ये ट्रू ब्रीड्स हासिल करने का तरीका है। डिड द ऑब्जर्व रेशियो मैच द थ्योरेटिकल रेशियो। अब ये क्वेश्चन है जी, क्या जो उन्होंने सोचा था, ये प्रपोज वैल्यू था, क्या वैसे ही आइडिया या वैसे ही कैलकुलेशन या वैसे ही उनके पास रिजल्ट्स हासिल हुए? थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड रेशियो जो प्लांट्स की थी वो थी प्रोड्यूसिंग राउंड और रिंकल सीड्स इन 3 राउंड एंड वन रिंकल। अब उसके पास जो प्रपोज आइडिया था, ये थ्योरेटिकल आइडिया था, वो 3:1 का था। मेंडल्स ऑब्जर्व रेशियो वाज 2.96:1 विच इज़ वेरी क्लोज टू 3:1।
अब ये जो डिस्क्रिपेंसी है या ये जो फ़र्क है, डिस्क्रिपेंसी है, दिस इज़ ड्यू टू स्टैटिस्टिकल एरर, ये स्टैटिस्टिकल एरर की वजह से है। द लार्जर द सैम्पल, ये सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा उतना एरर जो है उसके चांसेस कम होते जाएंगे और जो रिज़ल्ट है हमारे पास थ्योरेटिकल रेशो के करीब हासिल होता रहेगा। ये बात हम लोगों ने देखा था कि जितना छोटा सैंपल होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, जबकि अगर हम एक बड़े साइज़ का सैंपल लेंगे तो ये हम जानते हैं कि सैंपल जो है, सैंपल इज़ अ ट्रू सैंपल शुड बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। तो इसलिए हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में से सैंपल नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे चांसेस हो जाएंगे हमारी बायसनेस के कि हम एक किस्म के ग्रुप को फेवर करते हैं। मसलन एक पॉपुलेशन जो है 100 इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल है, उन 100 इंडिविजुअल्स में से 50 जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, 20 जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और बाकी रिमेनिंग 30 जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की माइनॉरिटीज़ हैं। अब अगर हम जो हमारा सैंपल है वो सिर्फ 50 ही मुस्लिम्स में से ही लेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मुस्लिम सोचते हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स वही सोचते हैं, या ये हमारी बायसनेस ज़ाहिर करेगा। तो लेकिन अगर हम लोग छोटा सा सैंपल ले लें, मसलन 100 इंडिविजुअल हैं, इस पर हम लोग एक इंडिविजुअल का सैंपल ले लें, तो हो सकता है आप लोग मुसलमानों के मतलब कोई बात जो है वो कोई आपकी स्टडी है और आपका जो सैंपल में जो इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है वो एक नॉन मुस्लिम है, तो फिर ये आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और इसके नतीजे में जो रिज़ल्ट हासिल होंगे वो एज़ एक्यूरेट नहीं होंगे, एज़ थ्योरेटिकल। तो जितना हम लोग साइज़ बड़ा करते जाएंगे सैंपल का, वो एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर लेगा और उसके नतीजे में जो हमारे पास रिज़ल्ट होंगे वो थ्योरेटिकल जो हमारी रेशो है उसके काफ़ी क्लोज होंगे। जी, जनरेशन गैप है जी कि F1 जो है वो F1 और P के दरमियान जो है टाइम, उसको जनरेशन गैप फर्स्ट कहते हैं, जबकि F2 जो है वो जनरेशन गैप हासिल होगा F1 क्रॉस F1 के नतीजे में। जी, अब ये एक छोटा सा क्रॉस है जी, ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट्स, दो प्योर प्लांट्स जो हैं ये ट्रू ब्रीड्स के दरमियान क्रॉस करवाया गया है। इसमें एक जो है वो टॉल हाइटेड है और दूसरा जो है वो स्मॉल हाइटेड है। जब इनका क्रॉस करवाया गया, इनके जीनोटाइप देखी गई तो जो जो टॉल हाइटेड इंडिविजुअल था उसके अंदर कैपिटल टी पाया जाता था, जबकि जो शॉर्ट हाइटेड इंडिविजुअल था उसके अंदर स्मॉल टी पाया जाता है। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने इंडिविजुअल हासिल होंगे वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे। वो जो हैं वो उनके अंदर क्या होगी, जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, लेकिन वो दिखने में सारे के सारे टॉल हाइटेड होंगे। जब इन्हीं टॉल हाइटेड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स को जो है वो इनका F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करवाया जाए, तो हमारे पास जो नतीजा हासिल होगा उसके इंडिविजुअल, ये रेशो है बेटा, ये सिर्फ यही नहीं है कि दो हमारे पास F1 हासिल हो गए हैं तो इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 4 इंडिविजुअल हासिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक रेशो है, इंडिविजुअल्स के जो नंबर है या जो ऑफस्प्रिंग की तादाद है वो वेरी कर सकती है, लेकिन उनके दरमियान रेशो हमेशा यही हासिल होगी, 1:1 की जीनोटाइपिक रेशो हासिल होगी, जिसमें एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और लास्ट जो है वो एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अगर हम फिनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 3 टॉल हाइटेड होंगे और 1 जो है वो ड्वार्फ प्लांट होगा या शॉर्ट हाइटेड प्लांट होगा। तो इनकी जो फिनोटाइपिक रेशो है ये 3:1 की हासिल होगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें जी, पेरेंट्स जो हैं वो आपस में सिर्फ एक खसूसियत से डिफ़र करेंगे जी। क्रॉसिंग टू पी प्लांट्स दैट डिफ़र इन स्टेम साइज़, ये एक मिसाल ली है जिन्होंने स्टेम साइज़ की कि एक में टॉल हाइटेड है एक में स्मॉल हाइटेड है। जब इनका क्रॉस करवाएंगे आपस में तो अलील्स देखेंगे, सेट की है जी हमने कहा कि जी जो यहाँ पर टॉल हाइटेड है ये है हमारे पास फीलियल फर्स्ट जनरेशन में ज़ाहिर होने वाली खसूसियत है, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया डोमिनेंट अलील का, और इसी के नाम पे इस जीन के जो है वो हमने इस जीन को हम लोगों ने कैपिटल टी से कंसीडर किया। कैपिटल टी जो है ये टॉल हाइटेड प्लांट्स के लिए ज़ाहिर किया जाएगा, जीन को ज़ाहिर करेगा, अलील को ज़ाहिर करेगा, और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ के लिए। अब कैपिटल टी ये केस है जी होमोजाइगस टॉल प्लांट का, और स्मॉल टी ये केस है जी हेट्रोजाइगस होमोजाइगस स्मॉल प्लांट। पहला कैपिटल टी होमोजाइगस टाल प्लांट है और स्मॉल टी होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट है। इनका जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे, स्टेम लेंथ का जो क्रॉस होगा उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास F1 जनरेशन हासिल होगी उसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स लॉन्ग टॉल हाइटेड होंगे लेकिन होंगे हेट्रोजाइगस, क्योंकि इनके अंदर
दोनों एक तरह के जीन्स एक तरह के अलील्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि डिफरेंट अलील्स हैं, लेकिन जो खसूसियत है वो डोमिनेट यहाँ पर ज़ाहिर हो रही है। पुनेट स्केयर एक टाइप का स्केयर जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर किया जाता है। ये स्केयर क्या करता है, स्प्लिट्स द लेटर ऑफ जीनोटाइप फॉर ईच पेरेंट्स एंड पुट दैम आउटसाइड द पीस। पुनेट स्केयर, अब पुनेट स्केयर के इर्द गिर्द गैमेट्स जो हैं वो पेरेंट्स के लिख लिए जाएंगे और उन गैमेट्स को क्या किया जाएगा, फिर आपस में क्रॉस होने दिया जाएगा। बड़ा इजी काम है। पुनेट स्केयर से जो बड़े बड़े क्रॉसेस हैं उनका मुताला करना बहुत इजी हो जाता है। ये छोटा सा एक क्रॉस है, इसके अंदर देखें ट्रू ब्रीड ऑफ टॉल हाइटेड प्लांट जो है उसके गैमेट्स जो हैं ये कैपिटल टी होंगे, जबकि जो स्मॉल हाइटेड है या ड्वार्फ प्लांट है उसके स्मॉल टी होंगे। तो जब इनका क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल हासिल कर लेंगे। दूसरे नंबर पे कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है ये आपस में मिलकर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी इंडिविजुअल्स हासिल होंगे। ये सारे के सारे जीनोटाइपिकली एक तरह के होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे और लेकिन होंगे डोमिनेंट, और फिनोटाइपिकली भी ये टॉल हाइटेड होंगे। अब F2 जनरेशन का अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर यानी कि इसी टॉल हाइटेड प्लांट या हाइट ऑफ प्लांट जो है या स्टेम साइज़ की जो हम लोग खसूसियत देख रहे हैं, इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो F1 ये जो इंडिविजुअल हमारे पास F1 वाले हासिल हुए हैं, इन इंडिविजुअल्स का अगर हम आपस में क्रॉस करवाएं तो इसको F1 क्रॉस F1 कहेंगे या जनरेशन ऑफ F2 क्रॉस कहेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया हमने यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया। ये क्योंकि हेट्रोजाइगस हैं तो फिर इसके गैमेट्स दो तरह के बनेंगे, स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके इंडिविजुअल्स देखें जी, कैपिटल टी जो है ये कैपिटल टी बना देगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी बना देंगे। जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हमारे पास ये कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेट जो है वो एक इंडिविजुअल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस डोमिनेट दो इंडिविजुअल्स हैं, जबकि ड्वार्फ इंडिविजुअल एक है। तो जबकि इसकी जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 3 हमारे पास टॉल प्लांट्स हैं और एक हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है, इसकी फिनोटाइपिक रेशियो जो है 3:1 हो। दूसरी एग्जांपल फ्लावर कलर की ले लेते हैं जी। इसमें पर्पल कलर डोमिनेंट है तो हम लोग इस जीन को कैपिटल पी से ज़ाहिर करेंगे और स्मॉल पी जो है ये वाइट कलर को ज़ाहिर करेगा। इफ़ यू क्रॉस अ होमोजाइगस पर्पल कैपिटल ई विद होमोजाइगस वाइट के साथ का रिएक्शन करवाएं तो फीमेल फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे पास सारे के सारे पर्पल इंडिविजुअल हासिल होंगे, पर्पल फ्लावर्ड प्लांट्स हासिल होंगे जिनकी जीनोटाइप जो है वो कैपिटल पी स्मॉल पी। क्रॉस देखेंगे जी, F1 क्रॉस F1 अगर हम लोग करवाएं पिछले की तरह तो यहाँ पर जो पहला इंडिविजुअल होगा ये कैपिटल पी है, दूसरा इंडिविजुअल कैपिटल पी स्मॉल पी है, तीसरा इंडिविजुअल कैपिटल पी स्मॉल पी है, चौथा इंडिविजुअल स्मॉल पी है। जीनोटाइपिक रेशियो वही हमारे पास 1:2:1 है और फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 3 जो हैं वो पर्पल फ्लावर हैं, 1 फ्लावर हमारे पास वाइट। टेस्ट क्रॉस, हमारे पास अगर कोई F1 जनरेशन का इंडिविजुअल है या हमारे पास कोई इंडिविजुअल है उसकी जीनोटाइप हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल को ट्रू ब्रीड ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाना है। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा के हम जो अननोन जीनोटाइप है उसको मालूम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी जो जीनोटाइप है किसी जो डोमिनेंट है उसका क्रॉस करवाएं रिसेसिव के साथ तो हमारे पास पॉसिबली 2 रिज़ल्ट हासिल हो सकते हैं। या तो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो अननोन जीनोटाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर हमारे पास 50% जीनोटाइप जो है ये 50% फिनोटाइप जो है वो हमारे पास डोमिनेंट और 50% रिसेसिव हासिल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो अननोन जीनोटाइप है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। मेंडल देन क्रॉस्ड अ प्योर एंड हाइब्रिड फ्रॉम हिज F2 जनरेशन, दिस इज़ नोन एन F2 क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जी, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट का हाइब्रिड के साथ क्रॉस होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का हाइब्रिड के साथ क्रॉस होगा। अगर मोनोहाइब्रिड अपना होमोजाइगस डोमिनेंट का हाइब्रिड के साथ क्रॉस होगा तो हमारे पास सारे इंडिविजुअल जो हैं वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हासिल होंगे जैसे F1 जनरेशन के अंदर होता है। लेकिन अगर
होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करेंगे हम अगर रिएक्शन, तो हमारे पास सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो हासिल होंगे डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास जो है वो सारे के सारे डोमिनेंट हासिल होंगे। लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव का हम हाइब्रिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमारे पास रिसेसिव होंगे और हाफ जो हैं वो डोमिनेंट होंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें, अगर ट्रेट है हमारे पास सीड शेप की, सीड शेप की हम लोग जानते हैं या तो वो राउंड होंगे या रिंकल होंगे। तो राउंड का जो कैपिटल आर है इसको हम लोग जीन के तौर पे लेंगे, कैपिटल आर को हम लोग राउंड कंसीडर करेंगे और स्मॉल आर को हम लोग रिंकल यानी कि झुर्रीदार कंसीडर करेंगे। क्रॉस करवाएंगे जी राउंड का राउंड के साथ। इसमें राउंड एक जो है ये ट्रू ब्रीड है, ये होमोजाइगस है, और दूसरा जो है वो हाइब्रिड है जिसमें हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर मिलकर कैपिटल आर बना देगा। ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलकर कैपिटल आर बना देगा। ये वाला कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर और अगेन ये वाला कैपिटल आर और ये स्मॉल आर बना देंगे। जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। दो तरह की जीनोटाइप हमारे पास हासिल हो जाएगी। फिनोटाइपिकली या बज़ाहिर सारे के सारे राउंड शेप्ड होंगे, और जीनोटाइप जो है उनकी रेशो 1:1 हो जाएगी, और फिनोटाइप की रेशो सारे एक जैसे हो जाएंगे। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस करवाएं हाइब्रिड के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसमें क्या होगा जी, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ मिलकर कैपिटल आर स्मॉल आर बना देगा। ये वाला कैपिटल आर इस वाले स्मॉल आर से मिलकर कैपिटल आर स्मॉल आर बना देगा। ये वाला आर जो है ये इस आर से मिलकर स्मॉल आर और ये वाला आर इस आर से मिलकर स्मॉल आर बना देगा। तो जीनोटाइप जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। फिनोटाइप जो है वो हमारे पास राउंड और रिंकल दोनों है। जीनोटाइपिक रेशो 1:1 है और फिनोटाइपिक रेशो हमारे पास वो भी 1:1 है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस हाइब्रिड का जब हम लोग यही क्रॉस है जी, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो है ये इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो 50% होमोजाइगस होंगे या 50% हेट्रोजाइगस होंगे। फिनोटाइपिक रेशो जो है वो इसके अंदर 1:1 हासिल होगी। इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है उसकी जीनोटाइप वही होगी जो कि इसके पेरेंट्स की जीनोटाइप। तो ये पेरेंट्स की जीनोटाइप की प्रिडिक्शन हम लोग इस क्रॉस के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल या जो ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप है यही पेरेंट्स की जीनोटाइप। जी यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लासिक जेनेटिक्स का हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है जी, और नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसको साथ साथ याद करते जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई से नई वीडियोस हमारी हासिल होती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।